हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइस का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, राइस का पूर्ण रूप क्या है तो आपने बताना है। तो सबसे पहली बात है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, तो राइस का जो पूर्ण रूप होता है, राइस में जो आर होता है, आर का मतलब होता है रेस्ट, जो आई होता है, आई का मतलब होता है आइस, जो सी होता है, सी का मतलब होता है कंप्रेशन, जो ई होता है, ई का मतलब होता है एलिवेशन। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें देखो राइस जो होती है, ठीक है, राइस चिकित्सा जो होती है एक प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा होती है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनसे संबंधित या मोच जो होती है, माने जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर खिंचाव आ जाता है, तो माने प्राथमिक चिकित्सा होती है। और किससे, टिश्यू माने ऊतकों से संबंधित इसमें चोट लगती है, उसमें ये क्या किया जाता है, राइस में जो मेडिसिन होती है, चिकित्सा होती है, वो दी जाती है। ठीक है, तो राइस में जो इनका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप होता है राइस का, वो तो आप समझ गए हैं। अब देखो, राइस माने जैसे आप ही हैं, एक खिलाड़ी हैं, आप अपने आप को मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं। आपको क्या हो गया, मान लो पंजे में चोट लग गई है। ठीक है, पंजे में चोट लग गई है, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, आपको करना होगा आराम। ठीक है, सबसे पहले आप आराम करेंगे, फिर क्या करेंगे, लगी माने चोट लगे हुए भाग में क्या करेंगे, आइस माने बर्फ़ द्वारा सिकाई करेंगे, जिसे हम आइस पैक कह लीजिए, या आइसोथेरेपी कह लीजिए, क्रायोथेरेपी कह लीजिए, या फिर शीत चिकित्सा या बर्फ़ चिकित्सा कह लीजिए। तो क्या करते हैं, आइस पैक द्वारा सिकाई करते हैं फिर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, कंप्रेशन, माने जहाँ पर चोट, मान लो पंजे में चोट लगी है, वहाँ पर हल्का किसी पट्टी से, या फिर आप जो मोजे होते हैं, सॉक्स होते हैं, उनको पहन लें, ताकि जो ब्लड है वो मान लो थोड़ा दबाव पड़े उस पर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से हो। तो माने उसमें क्या होगा, फिर मतलब दबाव पड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होगा, तो वहाँ पर सूजन कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो और फिर बाद में क्या करते हैं, एलिवेशन जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा हृदय का स्तर होता है, तो हृदय का स्तर होता है, माने पंजे में चोट लगी है तो इसको हम थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, चोट लगे हुए भाग को। तो मान लो जिससे पंजे में है, पैर में लगी है चोट, अब वहाँ पर क्या करेंगे, लेटे हैं आराम से, और क्या करेंगे, नीचे तकिया या फिर कोई मोटा सा तौलिया को फोल्ड करके रख लेंगे, ताकि जो हमारा हृदय का स्तर है उससे थोड़ा ऊंचाई पर या उसके समान, मान लो उसके बराबर लेवल में आ जाए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में आराम हो जाए और सूजन भी कम पड़ जाती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट देंगे खिलाड़ी को, फिर आइस पैक्स द्वारा सिकाई करेंगे, फिर उसके बाद कंप्रेशन माने दबाव देंगे जहाँ पर चोट लगी हुई है, और फिर उसके बाद उसके मान लो उसको थोड़ा ऊंचाई पर रखेंगे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन और सूजन में जो है आराम मिल जाए। ठीक है, तो ये रहता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, स्प्रेन मोच। स्प्रेन जो होती है मोच है, तो ये लिगामेंट की मोच है। ठीक है, स्प्रेन जो होती है फ्रेंड्स, ये लिगामेंट की चोट होती है। स्प्रेन जो होती है, इसी को हम मोच बोलते हैं। ठीक है, मोच बोलते हैं। देखो, लिगामेंट जो होता है एक मांसपेशी ऊतक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मांसपेशी ऊतक होता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बन जाता है कि मांसपेशी माने मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। ठीक है, माने मांस और हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोलते हैं, जिसे हम कंडरा बोलते हैं। ठीक है, टेंडन बोलते हैं मांसपेशी, और हड्डी के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, एशेज कप। ठीक है, एशेज कप किस खेल से संबंधित है, तो एशेज कप जो होता है क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, एशेज कप क्रिकेट खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। जो एशेज कप होता है, ठीक है, एशेज जो कप होता है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता होती है, वो भी 5 टेस्ट मैच की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, इसमें कितने 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, सिर्फ 2 देश खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो ये एशेज कप है, पहली बात तो यहाँ से पूछ लेता है कि एशेज कप किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। ठीक है, एशेज कप किन दो देशों के मध्य खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। एशेज कप में कितने मैच खेले जाते हैं, तो ये 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला माने टेस्ट मैच खेले जाते हैं, और कितने 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, 2 वर्षीय श्रृंखला होती है। ठीक है, अब देखो ये एशेज जो कप था, ठीक है फ्रेंड्स, एशेज कप की जो शुरुआत हुई थी तो 1882 और -83, ठीक है, 1882-83 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा यदि बात करी जाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है, दोनों के मध्य होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार लगभग में 34 बार जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा। सबसे सफल टीम जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4, सडन डेथ का नियम संबंधित है। तो सडन डेथ जो होता है, सडन डेथ का नियम किस खेल से संबंधित होता है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे, फुटबॉल खेल से संबंधित होता है सडन डेथ का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, जो फुटबॉल के नियम होते हैं उसमें 18 नियम है प्रेजेंट टाइम में, और 18 में से एक क्या होता है, सडन डेथ का नियम होता है। अब हम देखते हैं, देखो जो सडन डेथ जो होता है, ठीक है, अब आप ध्यान से समझना। देखो जो इसका मैच होता है, ठीक है, फुटबॉल मैच का जो समयावधि होती है कितनी होती है, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का जो होता है रेस्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यदि मैच क्या होता है, मैच जो होता है वो टाई हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। 30 मिनट में 15-10-15, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर भी मैच ये टाई रहता है तो क्या करते हैं, 5-5 माने 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। ठीक है, 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। तो अब हमारा कहने का मतलब यही है। देखो सबसे पहली बात क्या बनेगी कि फुटबॉल खेल की समयावधि कितनी होती है, तो 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर मैच टाई हो जाता है तब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसमें किस तरीके से गेम चलेगा, 15 मिनट का खेल होगा, 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा, 15 मिनट का खेल होगा, माने 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है तो 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। यदि यहाँ पर 5-5 पेनाल्टी शूट आउट पर भी क्या होता है, मैच हो जाता है टाई, तो इस कंडीशन में फिर क्या करते हैं फिर सडन डेथ का नियम लागू होता है। ठीक है, किसका, सडन डेथ का नियम लागू होता है। और ये जो 5-5 पेनाल्टी शूट आउट होते हैं इनको कंटिन्यू कर दिया जाता है कि जब तक विजेता नहीं निकल के सामने गोल नहीं कर लेती है एक टीम, तब तक मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो सडन डेथ का मतलब क्या होता है, पहले 90 मिनट का खेल होगा, उसमें यदि मैच टाई हो जाता है तो उसके बाद 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यदि वहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है तब क्या करेंगे, फिर करेंगे 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता है प्रत्येक टीम को। यदि यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि सडन डेथ का नियम लागू करके और जो पेनाल्टी शूट आउट होता है इसको कंटिन्यू कर दिया जाता है, तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक विजेता नहीं आ जाता है सामने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, एक स्टैंडर्ड ट्रैक में कितनी लेन होती हैं। ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड ट्रैक आदर्श ट्रैक होता है उसमें कितनी लेन होती हैं, उसमें कुल 8 लेन होती हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है इसकी जो दूरी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 400 मीटर की होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है उसकी दूरी 400 मीटर की होती है। लेन उसमें जो होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइन और लेन में डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ये वाली पट्टी जो होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रेखाएं हैं इनको हम लाइन बोलते हैं या मार्किंग लाइन बोलते हैं या फिर पट्टी बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच का, 2 लाइनों के बीच का जो ये भाग होता है, ये सब जहाँ पर खिलाड़ी दौड़ता है, स्पेस जो ये सब होता है, ये वाला जो स्पेस, खाली स्पेस होता है जहाँ पर खिलाड़ी एक पट्टी से दूसरी पट्टी के बीच में दौड़ता है, इसको इस खाली जगह को लेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो खाली जगह सब होती है इसको लेन बोलते हैं। ठीक है, तो लेन कितनी होती हैं, कुल 8 लेन होती हैं। ठीक है, और ये जो खाली स्थान होता है, जो लेन होती है, लेन की चौड़ाई, जो खाली स्थान होता है एक पट्टी से दूसरी पट्टी के बीच में जो खाली स्थान होता है उसकी पूछ लेता है चौड़ाई कितनी होती है, माने लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.22, ठीक है, 1.22 मीटर होती है क्या, लेन, एक लेन की चौड़ाई। ठीक है, और जो पट्टी होती है, पट्टी की जो चौड़ाई बात करी जाए माने मार्किंग लाइन की, तो 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, लेन कितनी होती है, 8 होती हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक की दूरी कितनी होती है, 400 मीटर होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, माने ट्रैक जो बना होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में बना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की रोटेशन होती है। ठीक है, तो वॉलीबॉल खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी रोटेशन कैसे होती है, तो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बनाकर दिखा रहा हूँ, अभी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। देख, मान लो जैसे एक पक्ष बनाया है, ठीक है,
कोट का एक पक्ष बनाया है। अब मैं दोनों पक्ष ही बना देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये रहेगा, एक इधर रहेगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन होती है इसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये वॉलीबॉल का मान लो कोर्ट बन गया है, ठीक है। ये सेंटर लाइन होती है। साइड में इधर एक ये अटैकिंग लाइन होती है, अटैक लाइन, एक ये अटैक लाइन होती है, ठीक है। अब सॉरी, अब यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की रोटेशन कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक होता है, ठीक है, एक हो गया, यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, यहाँ पर चार हो गए, यहाँ पर पाँच हो गए, यहाँ पर छः हो गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 प्लेयर होते हैं, 6 हो गए, ठीक है। अब इनकी देखो ये खड़े किस तरीके से हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में खड़े हैं, ठीक है। देखो घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में ये लोग चल रहे खड़े हुए हैं। देखो ये वाला हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। ये घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब हो रहे हैं, मतलब खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन होगी वो घड़ी की सुई की दिशा में होगी, यानी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला इस तरीके से घूमेंगे, ठीक है। किस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक वाला किस पर आएगा, 6 पर आएगा, 6 वाला 5 पर आएगा, 5 वाला 4, 4 वाला 3 पर, 3 वाला 2 पर, 2 वाला 1 पर। इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज जो होती है इसकी क्या होती है, रोटेशन होती है, ठीक है। और ये जो 6 नंबर पे होता है फ्रेंड्स, ये लिब्रो प्लेयर होता है। लिब्रो जो होता है एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, ये अटैकर नहीं होता है, ठीक है। और अपने साथी खिलाड़ियों की अपेक्षा ये अलग प्रकार की ड्रेस पहने होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। संस्था की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिता क्या कहलाती है। तो माने एक संस्था होती है, उसके भीतर जब एक मान लो कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज है, उस कॉलेज के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वे आपस में समूह बनाकर जब कोई खेल या प्रतियोगिता करते हैं तो उस प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं, इंट्रामूलर बोलते हैं, ठीक है। क्या इंट्रामूलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूलर लिखना चाहिए, ठीक है, इंट्रामूलर, ठीक है। इंट्रामूलर प्रतियोगिता क्या होती है, जब एक ही स्कूल कॉलेज या संस्था के विद्यार्थी या स्टूडेंट या व्यक्ति जब आपस में समूह बनाकर आपस में ही कोई प्रतियोगिता खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामूलर बोलते हैं। वही जब एक्स्ट्रा मूलर की बात करी जाए तो एक संस्था जब दूसरी एक संस्था की टीम दूसरी संस्था की टीम के साथ मैच या प्रतियोगिता खेलती है तो उसको एक्स्ट्रा मूलर प्रतियोगिता बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8। ओलंपिक में दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऑस्कर पुरस्कार ओलंपिक में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ओलंपिक आर्डर, ठीक है। क्या होता है, ओलंपिक आर्डर होता है, ठीक है। ओलंपिक आर्डर जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये ओलंपिक में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया होता है उसी को दिया जाता है, ठीक है। जो ओलंपिक के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देता है उसको क्या दिया जाता है, ओलंपिक आर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक आर्डर पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से, ठीक है। कब, 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी इसकी ओलंपिक आर्डर पुरस्कार की, ठीक है। और सर्वाधिक बार की बात करी जाए तो रोमानिया जो है, रोमानिया की एक जिम्नास्ट थी नादिया कोमांसी, ठीक है। सर्वाधिक माने 2 बार, सबसे अधिक 2 बार पा चुकी हैं कौन, रोमानिया की एक जिम्नास्ट थी नादिया कोमांसी, ठीक है, कोमांसी, जो कि 2 बार पाई हैं, ठीक है। और जो भारत में बात करी जाए तो 1983 में, ठीक है, 1983 में, ठीक है। 1983 में भारत में किसे मिला था, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था। और किस लिए, नॉर्वे में जो एशियाई खेल थे उनके सफल आयोजन के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले किसे दिया गया है, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दिया गया था। और कब, 1983 में। और किस कारण से दिया गया था, पूछ लेता है किस लिए दिया गया, तो नॉर्वे में जो एशियाई खेल या एशियाड खेल थे उनके सफल आयोजन के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। ये आपको एंडोमॉर्फिक लिखा भी मिल सकता है, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के रूप में शरीर का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है, सेल्डन ने किया है, ठीक है। किसने किया है, सेल्डन ने किया है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के रूप में शरीर का वर्गीकरण किसने किया है, सेल्डन ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। किसने, सेल्डन ने किया है फ्रेंड्स। जो एंडोमॉर्फिक है, ठीक है, इसे बोलते हैं विस्रोटोनिक, ठीक है, विस्रोटोनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, विस्रोटोनिक बोलते हैं। विस्रोटोनिक का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं गोल काया माने गोल शरीर वाले होते हैं, ठीक है,
कोमल होते हैं, मोटे होते हैं, मिलनसार होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की कह लीजिए आप, ठीक है। जो एंडोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फ होता है, इससे हम अन्य जो नाम होता है विस्रोटोनिक होता है इसका नाम, ठीक है। क्या विस्रोटोनिक होता है। और इसके अंतर्गत किस प्रकार के काया वाले लोग आते हैं, तो गोल काया वाले व्यक्ति आते हैं, गोल काय शरीर वाले आते हैं। और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो मतलब मोटे होते हैं, कोमल होते हैं, गोल मटोल होते हैं, एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, आराम पसंद और भोजन खाने के शौकीन होते हैं। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं गोलकाय शरीर वाले होते हैं, जिनको हम एंडोमॉर्फिक या फिर विस्रोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। और मिलनसार होते हैं, कुल मिलाकर कह लीजिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला मेसोमॉर्फ या मेसोमॉर्फिक जो होता है फ्रेंड्स, इसे सोमेटोटोनिक बोला जाता है, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, सोमेटोटोनिक नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, उनका शरीर जो होता है सुडौल काया वाले होते हैं, ठीक है। सुडौल काय मतलब सुडौल काया वाले होते हैं और लगभग में हर क्षेत्र में वो परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा होता है एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है, इसे सेरिब्रोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रोटोनिक बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये दुबले पतले कमज़ोर होते हैं, शरीर वाले होते हैं। और इनको कह लीजिए दुबले पतले कमज़ोर शरीर वाले, एकांत में रहने वाले, तो कुल मिलाकर इनको कह सकते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। कैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, शारीरिक शिक्षा से बालक के किस पक्ष का विकास होता है। तो बालक जो होता है या स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है, तो शारीरिक शिक्षा से उसके सभी पक्षों का विकास होता है, माने जितने भी उसके पक्ष होंगे उन सभी पक्षों का विकास होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि बालक का सर्वांगीण माने चौमुखी कह लीजिए, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, किसी टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम बाहर हो जाती है, तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिस समय एक भी मैच यदि हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, आपकी टीम बाहर हो जाएगी, तो वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। कौन सा नॉकआउट टूर्नामेंट होता है फ्रेंड्स, जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है इसी को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, इसी को सडन डेथ या ओलंपिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है फ्रेंड्स, इसी को हम किसके नामों से जानते हैं, जैसे एलिमिनेशन हो गया, सडन डेथ हो गया, ओलंपिक सिस्टम हो गया, ये सब नॉकआउट टूर्नामेंट के अन्य नाम है, अन्य नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, इसको किस नामों से जाना जाता है। जो टूर्नामेंट की बात की जाए, प्रतियोगिता की बात की जाए, तो प्रतियोगिता फ्रेंड 4 प्रकार की होती है। कितनी? टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो नॉकआउट हो गया, जिसे हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट या फिर सडन डेथ या फिर ओलंपिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे तो हो गया, दूसरे पे जो आता है वो लीग टूर्नामेंट, जिसे हम राउंड रोबिन या बर्गर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है राउंड रोबिन टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट या फिर बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट। फिर जो तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा जो होता है उसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसे हम संयुक्त टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। और जो चौथा होता है वो चैलेंज टूर्नामेंट या चुनौती टूर्नामेंट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 महिलाओं के लिए कबड्डी खेल की समयावधि कितनी होती है। तो महिलाओं की बात कीजिए, महिला कबड्डी खेल की समयावधि होती है 30 मिनट। 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 5 मिनट का इनिंग ब्रेक कह लीजिए, ठीक है। और जो फ्रेंड्स जो पुरुष होती है, पुरुष कबड्डी टीम का समय कितना होता है, तो 40 मिनट होता है पुरुष कबड्डी का। और 40 में क्या होता है, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 20 मिनट बीच में क्या होगा, 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। महिला कबड्डी का समयावधि कितनी होती है, 30 मिनट होती है। 15-15 मिनट के 2 हाफ में बटा होता है, बीच में 5 मिनट का रेस्ट होता है। पुरुष कबड्डी की समयावधि बात करी जाए, पुरुष कबड्डी की खेल की जो समयावधि होती है वो कितनी, 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 5 मिनट का रेस्ट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स जो कबड्डी में पूछ लेता है कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो कबड्डी में 12 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। 12 प्लेयर होते हैं, कुल 12 होते हैं, जिसमें से 7 जो होते हैं वो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, प्लस 5 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं, ठीक है। तो कुल प्लेयर की बात करी जाए, 7 यदि ऑप्शन में नहीं होता है तब आप 12 वाला टिक करेंगे, ठीक है। यदि प्लेइंग प्लेयर कहेगा तब आप 7 टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर कबड्डी के खेल में कुल 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें से 7 जो होते हैं फील्ड में जो खेलते हैं यानी प्लेइंग प्लेयर होते हैं, जो 5 होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन में होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 फ्लैट फुट विकृत शरीर के किस अंग से होती है। ये विकृत का मतलब होता है कि मतलब विकार या फिर बीमारी कह लीजिए, साधारण भाषा में कहिए तो बीमारी कह लीजिए, ठीक है। तो फ्लैट फुट जो होता है बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित होती है, तो ये जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, ठीक है, पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ से संबंधित होती है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत इस चित्र से आप क्लियर कर लेंगे। ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और ये वाला देख लीजिए, ठीक है, ये पंजा हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये पैर का पंजा है, ये एकदम सीधा है, ठीक है, ये सीधा है और इसमें क्या है, ये थोड़ा आर्क है, झुकाव है, ठीक है, झुकाव है इसमें, तो ये वाला सही है, ये वाला ठीक है। और ये वाला जो पंजा है ये वाला किससे सॉरी फ्लैट फुट से विकृत मानी फ्लैट फुट समस्या से ग्रसित है, तो ये फ्लैट फुट से है, ठीक है, ये वाला फ्लैट फुट से संबंधित माने ग्रसित है, ये वाला सही पंजा है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर क्या भाग होता है, ये सपाट होता है, ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा, ये सपाट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो फ्लैट फुट होता है इसी को पेस प्लेनस या फिर सपाट पैर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लैट फुट यदि ऑप्शन में नहीं आता है, पेस प्लेनस यदि लिखा होगा तब मान लो यही वाली चीज़ बता रहा है, या सपाट पैर का है तब भी यही वाली चीज़ है, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लैट फुट में ये वाला जो आर्क होता है ये वाला नहीं होता, ये वाला सीधा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या करना चाहिए, जिससे जो रोटी बेलने वाला बेलना नहीं होता है उस तरीके से कोई भी वस्तु हो तो उस पर खड़े होना चाहिए, ताकि यहाँ पर थोड़ा पंजे में झुकाव आ सके नंगे पैर, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 शिक्षण संस्थानों में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन होते हैं। जब हम किसी संस्था में या शैक्षणिक संस्था में खेल माने मनोरंजन के माध्यम से कोई कार्यक्रम करते हैं तो कैसे कार्यक्रम माने कैसा मनोरंजन होता है, तो वो होता है संस्थागत मनोरंजन, ठीक है। रिपीट करता हूँ, शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन होते हैं, तो ये संस्थागत मनोरंजन होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो मनोरंजन होता है, ठीक है, मनोरंजन का मतलब यही होता है जिससे हम मान लो अवकाश के समय में हैं, छुट्टी के समय में हैं, तो उस समय जब हम कोई क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमें आनंद या सुख की अनुभूति होती है और हमारी खोई हुई शक्ति जो होती है वो हमें पुनः प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी दशा को मनोरंजन कहते हैं, ठीक है। ऐसी दशा को क्या बोलते हैं, मनोरंजन कहते हैं। माने जो खाली समय होता है या छुट्टी का समय कहिए या अवकाश का समय कहिए, उस समय में जब हम कोई ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, सुखी प्राप्त होती है और हमारी खोई हुई एनर्जी जो होती है हमें वापस प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को मनोरंजन कहते हैं। 1-2 लाइन में इस तरीके से समझ जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 खेल ऊंची कूद माने हाई जंप में एथलीट को प्रत्येक हाइट पर कितने चांस दिए जाते हैं। तो माने कहने का मतलब यही है कि खेल जो ऊंची कूद होता है, हाई जंप होता है, हाई जंप में एथलीट जो जंपर होता है उसको प्रत्येक हाइट पर कितने राउंड दिए जाते हैं, तो उसे 3 राउंड दिए जाते हैं, ठीक है। कितने, प्रत्येक हाइट पर 3 राउंड दिए जाते हैं। माने मान लो एक हाइट पर पहली बार कूदा, असफल हो गया, फिर दूसरा मौका मिलेगा, दूसरी बार असफल हो जाता है तो तीसरा मौका भी मिलेगा, ठीक है। जब तीसरी बार वो असफल हो जाता है तब वो मतलब उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसकी लैंडिंग एरिया होती है, हाई जंप जो होता है उसकी जो लैंडिंग एरिया होती है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है, ठीक है। जो लैंडिंग एरिया होती है लंबाई उसकी जो होती है वो 5 मीटर की होती है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है, 5 मीटर की होती है। जो चौड़ाई होती है, ठीक है, चौड़ाई जो होती है वो 3 मीटर की होती है। और जो ऊंचाई की बात करी जाए, जो मैट होती है, मैट की ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई जो होती है 1 मीटर की होती है, ठीक है। तो लैंडिंग एरिया पर कह लीजिए, लैंडिंग मैट कह लीजिए, जहाँ पर जंपर गिरता है, कूद कर ऊँचे से गिरेगा तो मैट होती है ताकि खिलाड़ी को चोट ना लगे, तो उस मैट की जो लंबाई होती है 5 मीटर की होती है। ऊंचाई की बात करी जाए तो 3 मीटर की होती है। और जो चौड़ाई की बात करी जाए तो 3 मीटर की हो, ठीक है। लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और जो ऊंचाई होती है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो रनवे होता है, ठीक है, जो रनवे होता है कुछ इस तरीके से, जो रनवे जहाँ पर वो भागता हुआ खिलाड़ी आता है फिर क्या करेगा, फिर वो उस पर कूदता है, ठीक है, यहाँ पर कूदेगा इस तरीके से, तो ये रनवे होता है। रनवे की लंबाई पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 15 से 16 मीटर होती है, ठीक है, 15 से 16 मीटर होती है रनवे। ये जो रनवे होता है, रनवे की लंबाई कितनी होती है, 15 से 16 मीटर होती है, ठीक है। फ्रेंड्स और ये वाली जो होती है, ये वाली जो लगी होती है, दोनों जो ये जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं, दोनों में जो ये वाली यहाँ पर लगी होती है इसको बोलते हैं क्रॉस बार, ठीक है। क्रॉस बार की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स ये 4 मीटर होती है, ठीक है, कितनी, 4 मीटर की होती है। और फ्रेंड्स जो ये हाई जंप होता है इसमें 2 प्रकार के फ्लैग जो होते हैं, झंडे जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, लाल और सफ़ेद, ठीक है। लाल जो होता है वो मतलब असफल के लिए होता है, जो सफ़ेद होता है वो सफल जंप के लिए होता है, ठीक है। यदि आप सही से जंप कर लेते हैं तो आपको रेफरी क्या करेगा, सफ़ेद झंडा दिखाएगा। यदि आप मतलब गड़बड़ करते हैं या फाउल कर देते हैं या गलत जंप करते हैं तो आपको लाल झंडा रेफरी दिखाता है, ठीक है।
और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो जो कूदने के तरीके हैं, ठीक है, कूदने के तरीके कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। कूदने के जो तरीके हैं, स्टाइल हैं, वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला तो हो जाता है सीजर, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है स्ट्रेडल रोल होता है। तीसरा जो होता है ईस्टर्न रोल होता है। चौथा जो होता है वेस्टर्न रोल होता है। और जो पांचवा होता है फास्बरी फ्लॉप होता है, ठीक है। पांचवा जो होता है फास्बरी फ्लॉप होता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है तो फास्बरी फ्लॉप ही परिचित है, ठीक है, माने प्रचलित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जंपर होते हैं किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, किस स्टाइल का प्रयोग करते हैं, तो फास्बरी फ्लॉप का प्रयोग करते हैं। अपनी कूदने के तरीका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही लोकप्रिय है, यही प्रचलन में चल रही है। और जो फास्बरी फ्लॉप है, ठीक है, जो फास्बरी फ्लॉप जो कूदने का तरीका है, ये जो एक अमेरिका के एथलीट थे डिक फास्बरी, उनके नाम से मतलब ये प्रचलित है, संबंधित है फास्बरी फ्लॉप स्टाइल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न से उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।